हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 26 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा और दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आज के वीडियो का टारगेट है 4K। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरओ और एआरओ के जो एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, उसके क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसका अपनी गति के दौरान क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगा, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कि एक तरह से हम देखें कोई चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके वेग घटेगा लेकिन उसका जो त्वरण है वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और देखिए ऐसा क्यों होगा कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण की जो वो होता है, तो जो त्वरण होता है जी का मान, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है G=mE/r² होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ई से ME का मतलब क्या होता है कि ये पृथ्वी की जो है द्रव्यमान है। ई से यहाँ पे डिनोट करता है कि ये अर्थ का द्रव्यमान है और ये अर्थ की जो है त्रिज्या है। और जी यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान और त्रिज्या ये बराबर रहेगी, कांस्टेंट नियतांक ये भी बराबर रहता है। तो एक तरह से जो गुरुत्वाकर्षण का जो जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो नियत रहता है, इनके वो एक समान रहता है, लेकिन वेग ऊपर जाते रहते क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमने देखा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पित पौधों का कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए मैंने कई बार ये चीज़ बताया कि जो जिनमें पुष्प लगते हैं और जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, तो जिन पौधे में पुष्प नहीं लगते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या आप लोगों को भी याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हुई है कि पुष्प के जो इनके पौधे के जो कौन से हिस्से प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, तो वो है फ्लावर इनके पुष्प। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए अब पुष्प के बारे में यानी कि फ्लावर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। तो देखिए कि जो फूल होते हैं इनके पुष्प, उसके 4 भाग होते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला है बाह्यदल, दूसरा है दलपुंज और तीसरा है प्यूमंग और चौथा है जायंग। ठीक है, देखिए जायंग जो है एक तरह से ये मानव जननांग को कहते हैं, और जो पुमंग होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं, ये एक तरह से नर जननांग को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न माप और आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ में भरा जाता है, तो क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे बात करें कि तरल पदार्थ एक जैसा ही होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रत्येक डिब्बे पर जो तल की ओर जो देखते हैं कि जो तरल पदार्थ का जो लगाया गया जो दाब होगा समान होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, आपने जो दाब का फॉर्मूला पढ़ा होगा P=H×D/G पढ़ा होगा। ठीक है, तो H क्या है, यहाँ पे गहराई है, D क्या घनत्व है और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गहराई समान है, ये द्रव का जो लिक्विड है वो उसका जो घनत्व सबके लिए बराबर होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरह से दाब भी जो है इन पे क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा, इनकी वो सभी डिब्बों पर एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाट सेकेंड किस की एक इकाई है। तो देखिए वाट सेकेंड किसकी इकाई है, तो एक तरह से ये एनर्जी की, इनकी ऊर्जा का जो है एक ये मात्रक होगा। देखिए इसके लिए क्या है कि आपने देखा होगा कि जो शक्ति का जो मात्रक होता है P=W/T होता है। अगर इसको देखिए कि जो शक्ति है इसको इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और यहाँ पे देखिए कि जो कार्य है उसकी जो मात्रा होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड होगा। तो एक तरह से हम देखेंगे कि जूल जिसको हम कहते हैं कि जो एनर्जी, जो कार्य करने में जो एनर्जी खर्च होता है, अगर ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो जो एक तरह से वाट सेकेंड किसकी इकाई है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का जो है यूनिट है, मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ध्वनि तरंग में माध्यम के कणों से डैश डैश गति करते हैं, यानी कि माध्यम के गति के सापेक्ष वो कैसा गति करता है। तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन में, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है पहले भी, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख के थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन कहता है अपने विराम अवस्था से आगे पीछे विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, यहाँ पे लंबवत होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बताया, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, इनकी वो समांतर होगी। इनकी जो अगर हम देखते हैं कि ध्वनि तरंग में हम क्या करती है, जो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, वो एक तरह से हम देखते हैं कि जो माध्यम के कणों के समांतर गति करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य की तरंगे, या हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है,
और अनुप्रस्थ क्या होता है जिसमें लंबवत होती है, ठीक है। तो देखिए कि ऑप्शन कुछ अलग इस तरह के दे सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को एक समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे दूरी क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा 80 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होगा? आपने कोई भी समतल दर्पण देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, तो इसमें क्या होता है कि जितना दूरी अगर समतल दर्पण से होती है उसका ही जो है उतना ही दूरी प्रतिबिंब की होती है। तो एक तरह से अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है? तो देखिए कि निकट की वस्तु वो अच्छे से नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट से देख सकता है, ठीक है। तो देखिए दूर की चीज़ों को अगर स्पष्ट से देखता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया, एन की मेट्रोपिया, जिसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है उसको हम जो है हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और देखिए कि एक चीज़ आपको बताऊं कि जो इसमें देखिए बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हाइपर मेट्रोपिया यानी कि जो हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है कि जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और जो लेंस की जो क्षमता है घट जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक है। और इसके लिए जो हम देखते हैं कि जो दूर दृष्टि दोष उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और जो निकट दृष्टि दोष इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना हवाई मंडली का एक परिणाम है, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इनकी अपवर्तनांक, इनकी रिफ्रैक्शन। देखिए इसके बारे में रिफ्लेक्शन, ये प्रकीर्णन, इन सारी चीज़ के बारे में अच्छे से मैंने कवर किया है। अगर अभी भी आपको डाउट हो तो क्वेश्चन बॉक्स जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2A की यानी कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध से 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। प्रतिरोध की 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसमें कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो धारा का जो मात्रक है और जो आवेश का, इन सारी चीज़ की जो आपकी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आवेश का मात्रक जो फॉर्मूला होता है I इंटू टी होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी धारा क्या है, धारा 2 एम्पियर है और जो समय दे रखा है 20 मिनट, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम पूरा इसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 2400 कूलाम हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू हमारा I इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे I कितना हो गया हमारा 2 और यहाँ पे 1200 का हमारा जो सेकंड हो गया। तो टोटल मिला के इतना आया। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, इन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे प्रति सेकंड पूछा है क्वेश्चन में, देखो, ठीक है, 1 सेकंड में। तो इसमें 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? अगर हमारा टोटल मिला के हमने देखा कि 20 मिनट में इतना प्रवाहित हो रही है, तो इसको हमने टोटल सेकंड से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 कूलाम हमारा प्रति सेकंड ये जाएगा। तो आंसर नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो क्या रूपांतरित करता है जो मोटर हमारी यूज़ होती है? तो देखिए कि ये एक तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको। और देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो क्या है? डायनेमो कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पैलेंटियोलॉजिस्ट कौन होता है जो डैश का अध्ययन करता है? तो पैलेंटियोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताया कि जो फॉसिल्स की जो है अध्ययन करता है, इनकी जिसकी जानकारी रखता है, तो उसको हम कहते हैं जो है पैलेंटियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और देखिए फॉसिल्स क्या होता है? जीवाश्म, जैसे हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, जीवाश्म क्या है? लाखों वर्ष पुराने जो है पेड़ पौधे जीव जंतु की जो अवशेष है वो जो है मिट्टी की परतों में, इनकी जो नीचे जो है दबे हुए होते हैं और उसके जो अभी जो हमें प्रमाण मिलते हैं एक तरह से वो फॉसिल्स कहलाते हैं। और इसके द्वारा जो बनते हैं जो फ्यूल बनते हैं उसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की
मात्रा सीधे किसके अनुपातिक कारक होगा, यानी कि एक तरह से हम देखते हैं कि कोई भी धातु की छड़ है और उसमें जो जो गर्मी है, ताप, टेम्परेचर वो प्रभावित होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके जो है रेशियो में जाती है। तो देखिए ये एक तरह से प्रवाह के समय का, क्षेत्रफल का और जो तापमान का जो एक तरह से ग्रेडियंट, मतलब कि कितनी टेम्परेचर आ रही है, इन सारी चीज़ पे ये निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों यानी कि स्पेसिस के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए प्रजातियों के बारे में यहाँ पे हमें बताना कौन सा इसमें सही है। इनकी देखिए कि इसमें हम देखते हैं कि जो प्रजनन की क्रिया होती है उसमें एक तरह से हम देखते हैं कि जो स्पीसीज में अंतर प्रजनन की, इनकी इसमें जो अंतर प्रजनन की क्षमता होती है और प्रजनन सक्षम में इसमें जो संतान उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक तरह से ये जो प्रजातियां होती है ये जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई होती है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस ऐसे समूह को हम एक तरह से जाति बोलते हैं जिसमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और वो अपने उनके संतान आगे जो है एक तरह से प्रजनन और संतान उत्पन्न की एक क्षमता रखते हैं, उसको हम एक तरह से स्पीसीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम के साथ हार्मोन भी ये उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होती है। ठीक है, और देखिए कि अग्नाशय एक जो है मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात ये अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो मानव शरीर की जो सबसे जो बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, इनकी जो है लीवर है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पैनक्रियाज, इनकी ये अग्नाशय होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय एक ऊतक से बना है, इसे लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा और शिथिल करता जाता है, यह ऊतक किस प्रकार का होता है। देखिए कई बार ये चीज़ रिपीट हुआ है, और ये चीज़ मैंने पहले भी कराया कि इनकी मस्कुलर, इनकी मांसपेशी वाला जो ऊतक होता है एक तरह से ये हृदय में होता है, और एक केवल ही हमारे हृदय, इनके दिल में ही पाया जाता है। ठीक है, और कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपको सभी को पता होगा कि इसमें क्लोरोफिल की जो है प्रेजेंस में एक तरह से हम देखते हैं कि ये जो हरा रंग होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोफिल में हमने देखा कि जो क्लोरोफिल में होता क्या है, तो देखिए कि एक तरह से क्लोरोफिल क्या होता है कि एक तरह से हम देखते हैं कि जो पर्णहरित, जिसको हम बोल सकते हैं हरित लवक बोल सकते हैं या क्लोरोफिल बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये प्रोटीन एक तो जटिल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, और ये जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है, इनकी कौन सा वायरस के कारण नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, इनके क्षय रोग जिसको हम बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। देखिए एड्स भी वायरस से होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और देखिए ये एक विषाणु के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, और देखिए डेंगू ये भी एक वायरस के कारण होता है, और जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है फ्लेवी अर्बो वायरस। ठीक है, और डी है चिकनगुनिया, ये भी एक जो है विषाणु के कारण होती है और जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि मैंने बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है, और इसकी जो बैक्टीरिया है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जिसके नाम पर ही इसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें अगर कोई जो कुल बल है अगर वो एक तरह से शून्य हो तो वो कैसा काम करेगा। तो देखिए उसमें क्या होगा कि अगर वो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में होगी, अगर वो गति कर रहा है तो गति अवस्था में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अवघटक होते हैं। तो देखिए कौन से जीव अवघटक का कार्य करते हैं, तो एक तरह से ये जीवाणु और कवक जो है एक तरह से ये अवघटक के रूप में कार्य करते हैं। और देखिए खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणु मुख्यतः एक अवघटक के रूप में ही जाने जाते हैं। और देखिए अवघटक क्या होते हैं, जितने भी जो मृत जीव जंतु है और या हम कह सकते हैं उत्पादक कह सकते हैं, उसके जो है एक तरह से वो अपघटन करते हैं और उनको एक भौतिक रूप में परिवर्तित करते हैं, इसको इसलिए इसको अपघटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जीवाणु और जो कवक है एक तरह से जो मर जाते हैं जीव जंतु उसको जो है भौतिक चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, इनकी खाद वगैरह इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार क्या है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। और देखिए जलवायु परिवर्तन में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या जो ओजोन की परतों से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमने देखा कि कौन कौन सी जो गैसें हैं, CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2 हो गया, CFC हो गया, ये सारी चीज़ जो गैसें मौजूद है वो एक तरह से जो सूरज की रोशनी की जो जो गर्मी है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है, बाद में जो हमारे वायुमंडल में फेंकती है, जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। और इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मिश्रण में से उसके घटकों को एक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, जिसमें पानी मिलाना या हम कह सकते हैं स्टीयरिंग हो गया, या निष्पादन जिसको कहते हैं फिल्टरिंग, ये शामिल होगा। तो एक तरह से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरह से हम देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया से जो है जो भी हम मिश्रण है उसको अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने देखा कि चीनी और गेहूं का आटा अगर एक साथ मिलाया जाए तो उसको फिल्टरिंग के द्वारा हम पानी के मिलाकर उसको अलग किया जा सकता है। एक तरह से हम देखेंगे चीनी और गेहूं को उसमें पानी मिला दिया, फिर इसको जो फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं कि जो गेहूं जो है ऊपर रह जाता है और जो चीनी जो है, चीनी का जो घोल एक तरह से वो फिल्टरिंग के द्वारा जो है नीचे आ सकता है, मतलब इसको बार बार फिल्टर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि Ca और OH की संयोजकता क्रमशः 2 और 1 दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा। तो देखिए इस तरह की जब भी संयोजकता दी होती तो देखिए कि अगर C और A यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया और O ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कहता है कि इसकी जो संयोजकता 2 है और इसकी 1 है। तो देखिए इस तरह के इसमें जब संयोजकता के आधार पर हम कोई चीज़ बनाते हैं, आणविक सूत्र फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसे आता है, ठीक है। यानी कि इसका जो संयुक्ता है यहाँ पे आता है और इसका जो संयुक्ता यहाँ पे जाती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ। तो यहाँ पे इसका जो अगर संयुक्ता यह होगा तो CaOH2 का ये जो संयुक्ता यहाँ पे जाएगी तो OH2 का वोल्टेज बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह आपने देखा होगा कि H2O में कैसा बनता है, H2O बनता है इसी फॉर्मेशन से, ठीक है। तो देखिए H2 का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो H इसमें 1 हो गया, O पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से H2O फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए कि इस तरह से हम देखें कि अगर यहाँ पे जो एक तरह से हम तनु विलयन मिला रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। और देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए आप इस रिएक्शन को देखिए कि जिंक को मिलाया गया हाइड्रोक्लोरिक से, यानी कि HCl के साथ मिक्स किया गया तो ZnCl2 बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कई बार जब मैंने बताया भी है कि एक तरह से जो भी अम्लीय विलयन होता है एक तरह से, ठीक है। तो देखिए अम्लीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक तरह से सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से ये क्या है, अम्लीय विलयन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसके बारे में कई बार चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यिकरण यानी कि कमर्शियल निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये एक तरह से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इसलिए है, देखिए कि जो कार्बोनेट पेयजल इसका भी कमर्शियलाइजेशन किया था सबसे पहले। और देखिए इनका नाम फेमस इसलिए है जैकब, इनका जो नाम है जैकब सचवेबे, ये इसलिए फेमस है कि उनकी इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैकब का नाम, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।